नेट इशू सर अभी तो चल रहा था चल रहा था लेकिन एमन ब्लॉग कनेक्ट नहीं हो रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है। कैमरा बंद है। क्लास चल रही, देखो चल तो रही है, चल रही है ना बंद है। कुछ तो नहीं काइंडली चेक, आवाज क्लियर है, आवाज आ रही है? एक दो लोग अपडेट कर दें ताकि हम कंटिन्यू कर लें। बीच में थोड़ा सा नेट इशू था जिसकी वजह से प्रॉब्लम आया था। स्क्रीन शेयर, वीडियो, आवाज, तीन चीजें यस। दो तीन लोग खाली बता दें। अल्तमश, इफ यू आर हियरिंग मी बेटा। ओके फाइन, दैट्स इट। सो कंटिन्यूइंग इट, पेपर पैटर्न का मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं तो एक मिनट जल्दी से आ रहा था। इसके ऊपर सेक्शन ए, बहुत सॉरी जी बीच में थोड़ा सा नेट इंटरप्शन था। नाउ वी आर बैक टू आवर क्लास। सेक्शन ए एमसीक्यूज, चार ऑप्शंस के 25 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, दैट विल गिव यू 50 मार्क्स। और जो 2 मार्क वाला सवाल है वो उसमें चार ऑप्शन आपको देगा और 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच, दैट विल गिव यू 20 मार्क्स। और उस 1 मार्क के क्वेश्चन के अंदर आपको तीन ऑप्शंस मिल रहे होंगे। सेक्शन बी की बात करें, एमसीक्यूज की बात करें तो मल्टीटास्क क्वेश्चन, दीज विल बी अ सिनेरियो बेस्ड। इसके अंदर जो पूरी कहानी है जनाब वो सिनेरियो की कहानी है। ये सारा काम है एप्लीकेशन का, ठीक है। F4 के पेपर के अंदर जो मैंने आपको दो चीजें बताई कि आपको दो चीजें सीखनी है। नंबर 1 इज योर टेक्निकल नॉलेज। सिर्फ नॉलेज की बात नहीं कर रहा, F1 नहीं पढ़ रहे कि बस आपको चीज बता दी गई, रिटेन कर ली, दिमाग में आके दैट्स इट, ऐसा नहीं है। आपको इस चीज को ना सिर्फ रिटेन करना है, टेक्निकल टर्म्स को, टेक्निकल चीजों को समझना है और उसकी फिर सिनेरियो में 30 मार्क, अ मेजर पार्ट ऑफ योर एग्जाम, जो कि आपको पास भी कराएगा, अच्छे मार्क्स भी दिलाएगा। उसके अंदर सारी कहानी ये है कि जो आपने टेक्निकल नॉलेज सीखी उसको अप्लाई कैसे कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये जो 6 मार्क्स का सवाल है इसकी जो कॉम्पोजिशन है दैट कैन बी 2 2 2, यानी आपके पास 3 पार्ट्स आ जाए, ए बी और सी, दो मार्क्स के, या फिर 4 और 2 कि एक सवाल आपका 4 मार्क्स का और एक सवाल आपका 2 मार्क्स का आएगा। देखिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो कि आज पहली क्लास में ही मैं आपको एक चीज बता दूं कि जनाब F4 या इससे आगे जितने पेपर्स हैं, क्योंकि ये अब पार्ट 2 शुरू हो गया, आपको सीधे सीधे एमसीक्यूज वाली कहानी खत्म हो गई है, ठीक है। तो अब F4 की खास तौर पर बात करूं तो यहाँ पर जो एमसीक्यूज में F3 तक के एमसीक्यूज और F4 के एमसीक्यू में जो फर्क है वो ये है कि जनाब F3 तक के एमसीक्यू आपको सवाल पढ़कर ये ऑप्शन नजर आ रहा होता था यार यही होगा, क्योंकि बाकी एमसीक्यूज का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो F4 के एमसीक्यूज है, क्योंकि ये पार्ट 2 का पेपर है, थोड़ा स्किल लेवल है, थोड़ा लेवल ऊपर हो गया, थोड़ा सा जो उसके अंदर चीजों का इशू है थोड़ा सा बढ़ेंगे, तो वो जनाब उसमें ये होगा कि आपको चारों ऑप्शन देखकर सही लग रहे होंगे, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही लग रहा है। तो आपको जो पिक करना है ना उसमें जाहिर सी बात है विल बी पिकिंग द बेस्ट वन। उसके अंदर जो आपको ऑप्शन मिलेंगे आपको उसमें वर्ड्स का बड़ा ख्याल करना है, लीगल टर्म्स का बड़ा ख्याल करना है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे यूज किया था कि मेरे दोस्त ने कहा कि मैं उस कंपनी में 50% का, यहां तक वो बिल्कुल सही बात कर रहा है, पार्टनर हूं। तो इस एक वर्ड पार्टनर ने उसकी स्टेटमेंट को गलत कर दिया, ठीक है जी। तो ये एक एग्जांपल है कि आपके पास जो एमसीक्यूज के ऑप्शन होंगे वो यहाँ पर ऐसे होंगे कि चारों ही आपको सही नजर आ रहे होंगे, तो उसमें टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ लेके जाएगी, आंसर की तरफ लेकर जाएगी, ठीक हो गया। अब 1 मिनट मजीद आपका मैं लूंगा खाली, उसके बाद चैप्टर पे जाते हैं हाउ टू स्टडी। देखिए मैंने एक चीज आपको बता दी कि जी F4 है और F4 आपके ACC का सेकंड हाफ का पहला पेपर है और ये पेपर आपको नॉलेज के साथ साथ एप्लीकेशन के लिए भी करना है। तो जनाब सबसे पहली चीज हाईली रिकमेंडेड जो है दैट इज नंबर 1, हैंडआउट्स जो हम यहाँ पे यूज करें, क्लास जो होगी वो पूरी क्लास, नोट्स जो होंगे, हैंडआउट्स होंगे, वो है सबसे पहले। तो नंबर 1 इज हैंडआउट्स,
जो कि आपको इंशाल्लाह 1-2 क्लासेस के बाद से मिलना शुरू होंगे। अभी हैंडआउट इसलिए नहीं दे रहा ताकि आप लोग सब क्लास ज्वाइन करो और थोड़ा सा एक माइंड मैच करें, थोड़ा सा एक पेस मैच करें, उसके बाद हैंडआउट आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जनाब वो है बीपीपी की बुक रीडिंग। ये आप पर आज पहली क्लास में लाजमी कर दिया गया कि आप लोगों को F4 की बुक लाजमी रीड करनी है। सर इतनी बड़ी 400-500 पेजेस की किताब बैठ के रीड करने बैठ के तो हो गया काम। किस तरह रीड करनी इंशाल्लाह क्लास में वो चीज डिस्कस करेंगे कि वो पूरी थॉरोली नहीं करनी, उसको हमने किस तरीके से बुक में से की पॉइंट्स पिक करने, उसके जो हैंडआउट आपको मिलेगा उसमें पॉइंट्स मेंशन है, उसमें पॉइंट्स ऐड कैसे करने, उसको मार्क कैसे करना है, आई विल टीच यू कि किस तरीके से बुक रीडिंग की जाएगी ऑफ F4। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे जो चीज है वो है एग्जाम किट। 2 किट्स हैं, एक बीपीपी और दूसरी कैप्लन है। वो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो है वो इंशाल्लाह यहाँ पर किट्स को हम सॉल्व करें। लेकिन बेटा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो कि इसमें जरूरी है कि इससे पहले जो पेपर्स थे उसके अंदर जो किट है वो बड़ी टू द पॉइंट है, यानी तकरीबन किट जैसे ही सवाल, अगर आप किट को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो किट जैसे सवाल ही आपके पेपर में अटेम्प्ट हो, तो आप अगर किट करते हो अच्छे तरीके से तो इट मेक श्योर कि आपका पेपर बहुत अच्छे से पास हो जाएगा। लेकिन एज फार एज F4 इज कंसर्न, देखिए F4 में एमसीक्यू बनाने के लिए ना स्पेस बहुत ज्यादा है। अगर मैं आपका एक क्वेश्चन एक पेपर अगर मैं आपको बनाऊंगा तो मेरे पास आपका पेपर बनाने के लिए उस एक चैप्टर में से भी एमसीक्यूज निकालने के लिए बहुत सारा स्पेस है, बहुत सारा उसमें मुझे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स के साथ में खेलकर उसको बना सकता हूँ। किट के एमसीक्यूज एज फार एज F4 इज कंसर्न वो थोड़े से सीधे सीधे, तो सर फिर क्या करें? उसका रीजन देखिए, उसमें 2 चीजें। नंबर 1, जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसको हर तरीके से पढ़ लें। ये नहीं कि सिर्फ किट के सवाल, जब आप अच्छे तरीके से चीज पढ़ लोगे तो किट के सवाल तो सॉल्व हो ही जाएंगे, लेकिन हमने यहाँ पर पढ़ने से ज्यादा सीखना है। लॉ पढ़ने का कम काम है, सीखने का ज्यादा काम है, ठीक है? तो सेम तरीके से जब हम एक चीज को सीख लेंगे तो फिर उसके रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू, कैसा भी एमसीक्यू होगा, तो वी विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट। सही, तो किट को ऊपर से फोकस नहीं करेंगे, किट हमारे लिए थोड़ी सी रिहर्सल टाइप होगी। लेकिन इसमें जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके पास इंशाल्लाह टेस्ट कंडक्ट होंगे और एक पार्ट डिवाइड करेंगे, जैसे सेक्शन वाइज हमारे पास 8 सेक्शन है, तो उसके अंदर जो छोटा सेक्शन है उसका एक टेस्ट हो सकता है, अगर कोई बड़ा सेक्शन है उसका हम टेस्ट उसमें डिवाइड कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज 3 मॉक एग्जाम्स। मैंने अभी ऊपर आपको थोड़ी सी चीज बताई थी कि थोड़े से टेढ़े सवाल आते हैं F4 के अंदर। थोड़े से जो टेढ़े सवाल हैं वो सिर्फ तभी एप्लीकेबल है, अटेम्प्टेबल हैं जब आपने अच्छे तरीके से थॉरली चीजें पढ़ी हुई हैं। लेकिन ये जो मॉक एग्जाम्स हैं, अगर आप ये 3 मॉक एग्जाम देते हो और इसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो यू स्ट्रेट अवे यू कैन अटेम्प्ट द एग्जाम। अच्छा जी, अब हमने पढ़ना कितना है जी? जो आपका कोर्स होगा दैट विल बी 60+ इफेक्टिव आवर्स, 60+ इफेक्टिव आवर्स, ठीक है? इसके अलावा जो आपके पास ड्यूरेशन है दैट विल बी इंशाल्लाह पूरी कोशिश 31 जुलाई से, कोई डेडलाइन में नहीं देना चाहता लेकिन स्टिल पूरी कोशिश के 60 आवर्स को हम जो है वो एज सुन एज पॉसिबल, तकरीबन 6 वीक्स का टाइम लगता है। अगर हम वीकली 2-3 क्लासेस करते हैं तो 6 वीक का टाइम ऑलमोस्ट लगता है, जिसमें हम ये चीजें थोड़ी सी वाइंड अप कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये हो गया जी हाउ टू स्टडी। नेक्स्ट हाफ, अब थोड़ा सा आप लोगों का साथ ज्यादा चाहिए। हम लोग पहले हाफ में जा रहे हैं, दैट इज इंग्लिश लीगल सिस्टम। जो आप लोगों का सेक्शन ए है आपके पेपर का, इंग्लिश लीगल सिस्टम, इंग्लिश लीगल सिस्टम की बात करनी है, ठीक है जी? सबसे पहले चैट बॉक्स में चल रहेंगे सारे, मैं 1 मिनट ले रहा हूं आप लोगों का, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है अब तक तो यू कैन आस्क मी, उसके बाद फिर मैं इस पॉइंट में जा रहा हूं। Anyone, if anyone has a question, can please could you please show the syllabus? Can you show? ये हैंडआउट आपको मिल जाएगा। Any other question? अगर किसी को अब तक कुछ चीज में प्रॉब्लम है, बेटा कैप्लन जो है ना वो बहुत सिंपल है, बीपीपी हाईली रिकमेंडेड है।
क्योंकि देखो जो लॉ है ना उसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक इंग्लिश लैंग्वेज और दूसरे नंबर के ऊपर जो है वो आप लोगों का जो टेक्निकल टर्म्स की नॉलेज है ना वो बड़ी जरूरी है। कैप्लन में ना, कैप्लन इज जस्ट लाइक, जिस तरह मैं आसान वर्ड में आप मेरी क्लासेस लोगे ना तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं उन्हीं मुश्किल इंग्लिश जो बीपीपी में मुश्किल इंग्लिश लिखी हुई है, जो डिफरेंट मुश्किल लीगल टर्म्स है, उनको मैं अपनी जबान में आसान करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो कैप्लन वही है, सही है ना। लेकिन पेपर में ये जबान नहीं आएगी, पेपर के अंदर इतनी आसानी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो अपने लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ाएं। तो कैप्टन क्योंकि स्ट्रेट अवे सीधे सीधा है, उसके लिए आप क्लासेस ले रहे हो तो हम बीपीपी को फॉलो अप करो लाजमी, ताकि थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल स्टडी आपकी हो सके, ताकि पेपर आपका इंशाल्लाह फिर इजीली अटेम्प्टेबल होगा। सर F1 F2 F3 पढ़ा हो तो डायरेक्ट F4 पढ़ सकते, बिल्कुल बेटा। F4 जो है एक आइसोलेटेड पेपर है, इसका पिछले किसी पेपर से ताल्लुक नहीं है, कोई कैरी फॉरवर्ड नॉलेज ऐसा कुछ नहीं। अलबत्ता आगे के कुछ पेपर जिसमें F4 का जो कॉर्पोरेट वाला पार्ट है वो हमने इंशाल्लाह F7 में भी आप लोग पढ़ोगे, SBR में आप लोग पढ़ोगे। इसमें कुछ चीजें जो कंपनी से रिलेटेड है, कहने जो ऑडिट F8 में भी आ रही होती हैं, ठीक है। तो पास्ट में आपने अगर कोई और सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ा हुआ, आपका F1 F2 F3 इवन आपने पास भी नहीं किया हुआ, स्टिल यू कैन अटेम्प्ट F4। और F4 जो है वो आइसोलेशन के अंदर पढ़ा जाएगा, तो उसकी कैरी फॉरवर्ड नॉलेज कोई नहीं है। ठीक हो गया, आई थिंक हुज़ैफा आंसर द क्वेश्चन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आई थिंक क्वेश्चंस हो गए। अब हम इंशाल्लाह टॉपिक पे जा रहे हैं। काइंडली सर फोकस अपना रखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लॉ? लॉ क्या होता है? मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। चैट बॉक्स में वापस आप लोगों की थोड़ी सी पार्टिसिपेशन दोबारा चाहिए होगी, और आपने मुझे ये बताना है कि कौन कौन से लॉज हैं जो कि पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान से शुरू करता हूँ कि पाकिस्तान में कौन कौन से लॉज आप जानते हैं। मैं एक लॉ बता देता हूँ फॉर स्टार्टअप जी, रेड लाइट पे रुकना लॉ है। पाकिस्तान में लॉ है कि जब ट्रैफिक सिग्नल रेड लाइट होगा तो वी हैव टू स्टॉप। ट्रैफिक सिग्नल जब रेड लाइट होगा तो वी हैव टू स्टॉप। येलो लाइट पे वी विल गेट स्टार्ट और ग्रीन लाइट पे वी कैन मूव, ठीक है। ये पाकिस्तान में लॉ। तो क्वेश्चन मेरा है व्हाट इज लॉ? लॉ होता क्या है उसकी अलग बात करूंगी कुछ। मैं सिर्फ 1 मिनट आप लोगों का ले रहा हूँ, आप लोगों ने आंसर करना है कि एनी लॉज यू नो। पाकिस्तान की बात करते हैं, यूके पे जाते हैं, लेकिन एनी लॉज यू नो, कोई लॉज अगर आप जानते हैं तो काइंडली शेयर करें चैट बॉक्स में। पार्टिसिपेंट्स आर अलाउड कि कोई भी लॉ अगर आप पाकिस्तान का बता सकें। एक मैंने बता दिया, साइबर क्राइम लॉ, बिल्कुल ठीक है जी, साइबर क्राइम लॉज, गुड वन। साइबर क्राइम लॉज, उसकी एक वो है हमारे जाफरी साहब, तो उनकी उनकी था ना कि उन्होंने पूरी वीडियो थी जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि साइबर क्राइम लॉज हैं, जिसकी वजह से वीडियोस को शेयर करना वगैरह थोड़ी सी पाबंदी है, और ये हो चुका है कि अब जो है वो स्ट्रिक्ट है, FIA बहुत स्ट्रिक्ट है साइबर क्राइम लॉज के अंदर। एनीवन एल्स? एक दो आसान आसान से लॉज। नॉट टू यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, गुड वन। हम फॉलो कौन सा करते हैं कौन सा नहीं करते वो अलग बात है, उसको छोड़ दें। जो लॉज हैं, जैसे रेड लाइट पे रुकना मैंने लॉ बताया, हम फॉलो करते नहीं करते दैट इज अनदर क्वेश्चन। पाकिस्तान में लॉज कौन से वो हम अभी देखते हैं। एक हो गया जी ट्रैफिक लाइट पे रुकना, साइबर क्राइम लॉज हो गए, नॉट टू यूज मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग, गुड वन। सिविल लॉ, सिविल लॉज इज अ वाइडर टर्म, सिविल लॉ इज अ वाइडर टर्म। ये थोड़ी सी इसमें काफी सारे लॉज आए थे जिसके अंदर फैमिली वगैरह और डिफरेंट चीजें, और हमारा जो F4 का सिलेबस है दैट इज आल्सो मोर डिपेंडेंट ऑन द सिविल लॉज। मैरिज लॉज, कंपनी लॉज, ये थोड़े से नाम है। मैं जैसे लॉ का नाम पूछना चाह रहा हूँ, तो एक लॉ बता दे। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा कि आर्टिकल 62 एंड 63, वर्ड सुना होगा, आर्टिकल 62 एंड 63। ये कहता है कि जी पाकिस्तान की बड़ा फनी सा लॉ है ये, बड़ा बड़ा जो है वो आपको मैं बताता हूँ लॉ है क्या, तो इंशाल्लाह थोड़ा सा एक लतीफा टाइप लगेगा ये, कि जो आपकी आपकी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जिसमें मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली हैं, सेनेट है, प्रेसिडेंट वगैरह सारे, तो जी आर्टिकल 62 एंड 63 ये कहता है कि कोई भी शख्स जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है वो सादिक और अमीन होना चाहिए, सादिक और अमीन होना चाहिए, सच्चा और अमानतदार होना चाहिए। ये आर्टिकल 62 एंड 63 है। तो नवाज शरीफ साहब को इसी बात पर निकाला गया कि जी आर्टिकल 62 एंड 63 यानी सादिक और अमीन के तहत आप सादिक और अमीन नहीं रहे, इस वजह से आपको डिस अलाउ कर दिया गया, या आपको जो है वो
प्राइम मिनिस्टरशिप से हटा दिया गया और इमरान खान को उन्होंने कहा कि जी हाँ जी आप 62 63 का जो आर्टिकल है उसका अप्लाई करते हो, तो नाउ यू आर अ सर्टिफाइड सादिक और अमीन। कोर्ट से वाहिद शख्स जिसको सादिक और अमीन होने का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, दैट इज आवर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। बरक तो अगर हम थोड़ा सा देखें, ये जो लोग अल्लाह माफ करे हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, अगर उनके ऊपर लॉ अप्लाई करना शुरू करें तो शायद उनमें से किसी का नाम हो सादिक और अमीन, लेकिन सादिक और अमीन होने वाली बात थोड़ी सी दूर दूर तक है। बाला जी वापस आ जाए, अब हम थोड़ा टॉपिक पर आए थे। कुछ लॉज आपने बता दी, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, दैट वाज गुड वन। तो जी सबसे पहली बात ये कि लॉ होता क्या है। लॉ जिससे मैंने डिस्कस करी थोड़े से, लॉ की अगर बात करें तो लॉ इज अ फॉर्मल मैकेनिज्म। Law is a formal mechanism of social control, of social control। देखिए सोशल कंट्रोल में दो बातें हैं। पहली बात ये है हाउ इंडिविजुअल इंटरेक्ट, नंबर वन हाउ इंडिविजुअल इंटरेक्ट। नंबर टू यहां पे है जी के हाउ बिजनेस ऑपरेट्स। ये जो लॉ हम अप्लाई करते हैं दैट इज फॉर द सोशल ऑर्डर ऑफ सोसाइटी। ये लॉज हमने जैसे फॉर एग्जांपल अगर लॉ बना हुआ है जी कि आपने ट्रैफिक लाइट पे रुकना है, तो दैट इज ड्यू टू द सोशल ऑर्डर ऑफ सोसाइटी, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है एक ऑर्डर में रहे। सही क्वेश्चन ये है कि लॉ है क्या जी? लॉ इज अ फॉर्मल मैकेनिज्म। फॉर्मल मतलब कि ये किसने बनाया हुआ है? जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जिनके पास ये राइट है लॉ बनाने का, उन्होंने लॉ बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है? ताकि आप मेंटेन कर सको क्या चीज? सोशल ऑर्डर को। नेक्स्ट सोशल ऑर्डर, सोशल कंट्रोल, यहाँ पे वर्ड याद रखिएगा, आगे भी टर्म आएगी सोशल कंट्रोल की। व्हाट इज सोशल कंट्रोल? सोशल कंट्रोल कंप्राइजेस ऑफ टू थिंग्स, दो चीजें इसके अंदर आती हैं। हाउ इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद ईच अदर, जैसे दो लोग आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, किस तरीके से आपस में डीलिंग करते हैं, ये तमाम लोग सोशल कंट्रोल में आएगी कि फ्रॉड्स ना हो, कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई इसमें क्राइम ना हो, एटसेट्रा। बिजनेस ऑपरेट्स का मतलब क्या होता है कि जी आपकी सोसाइटी के अंदर जो हाउ बिजनेस इज डन, किस तरीके से लेन देन के मामला वगैरह सारे हो रहे होते हैं। ठीक है, तो लॉ का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जी लॉ बनाने की जरूरत क्या है? व्हाट इज द जरूरत, नीड क्या है जी इसकी? ये लॉ बनाने की जरूरत क्या है? चलने दे जैसा चल रहा है, रेड लाइट के ऊपर रोकने की जरूरत क्या है? चलने दे, जिसका दिल करता है जहां जाना चाहता है जा सकता है, खुद देखेगा कि जी एक्सीडेंट हो रहा है नहीं हो रहा, गाड़ी आ रही नहीं आ रही, व्हाई वी आर डूइंग इट? इसलिए क्योंकि सबसे पहले लॉ बनता ही तब है जब कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही होती है। अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उस प्रॉब्लम के रिएक्शन में आप क्या करते हो कि जी ये प्रॉब्लम आगे ना चले, आपको एक नजर आ रहा है कि प्रॉब्लम होने वाली है, प्रॉब्लम हो रही है, तो उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, उस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए, ताकि हमारी सोसाइटी एक ऑर्डर में चलती रहे, हम यहाँ पे लॉज बना रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, कोई भी लॉ तब तक लॉ नहीं होगा जब तक उसके साथ पनिशमेंट अटैच ना हो। कोई भी लॉ नहीं होगा जब तक उसके साथ पनिशमेंट अटैच ना हो। फॉर एग्जांपल एक दिन के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि जी पाकिस्तान में एक लॉ है कि आप किसी को भी लूट सकते हो, चोरी कर सकते हो, डाका डाल सकते हो। ठीक है, एक दिन के लिए हम इस लॉ को माइनस कर देते हैं, अज्यूमिंग कि पाकिस्तान में ये लॉ है ही नहीं। सोचें एक दिन के अंदर क्या कुछ हो जाएगा। अभी अमेरिका के अंदर वो जो ब्लैक लाइव्स मैटर पे कैंपेन चल रही है, उसके अंदर वो एक पूरा वीडियो क्लिप था जिसके अंदर एप्पल फोन को, बल्कि बाकी स्टोर्स को भी अच्छा खासा लूटा गया, अच्छा खासा लूटा गया। वो सिविलाइज्ड पीपल, सो कॉल्ड सिविलाइज्ड पीपल, उन्होंने उसको अंदर गए, उसकी स्टोर्स को तोड़ के और जाके जनाब उन्होंने अच्छी खासी लूट मार की है और डिफरेंट स्टोर्स को आग लगाना है, सब चीजें। क्यों जी? इस वक्त वहां पे लॉ लेसनेस चल रही है। ठीक है, तो क्या अगर ये लॉ इन ऑर्डर हो, ये सोशल ऑर्डर चल रहा हो, तो क्या ऐसा कोई कर सकता था? आंसर इज बिल्कुल नहीं कर सकता था। सही, तो अभी क्योंकि पनिशमेंट वाला एलिमेंट थोड़ा सा माइनस हुआ है, ऑल्दो दे आर डूइंग देयर बेस्ट आर्मी डिप्लॉय करना, पर वो स्टिल कुछ रीजन है जिसकी वजह से आर्मी भी नहीं आ रही, लंबी बात उसको छोड़े। लेकिन स्टिल द पॉइंट इज दिस कि जनाब जब आपके पास पनिशमेंट नहीं है, मुझे अलाउ कर दिया गया जी जाके जितने आपने बैंक लूटे, जो करना चाहते हैं आप करें, तो कोई पनिशमेंट नहीं होगी। अगर पकड़े भी गए, मुझे पता है कि लॉ तो है ही नहीं कि कोई डाकू होगा, कोई डाका डालेगा, कोई चोरी करेगा, कोई लूट मार करेगा, तो उसके ऊपर कोई लॉ ही नहीं है, कोई पनिशमेंट ही नहीं है।
तो क्या होगा, किसी ने पकड़ भी लिया तो सिंपल जी चीज वापस कर देंगे, उसको 2-4 लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे, दैट्स इट। तो पॉइंट इज दिस कि लॉ बनता कब है, नंबर 1 जब कभी भी आपको सोसाइटी में उस चीज की नीड आती है। आपने देखा कि इस पॉइंट की सोसाइटी में नीड है, इस चीज को इंप्लीमेंट होना चाहिए, तो फिर हम लॉ बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो आगे की बात है। लेकिन सेकंड पॉइंट ये कि लॉ सिर्फ तभी होगा जब उसके साथ कोई ना कोई पनिशमेंट अटैच होगी। देखें, अगर हमने देखा जनाब कि आपके पास कुछ एक्सीडेंट्स होना शुरू हो गए जिसकी वजह से, अज्यूमिंग ये रेड का सिग्नल का जो लॉ है अभी नहीं है, कुछ एक्सीडेंट्स होना शुरू हो गए और एक्सीडेंट्स की वजह से हमने देखा यार ये गाड़ियां आपस में कोलाइड कर जाती हैं, कोई देखता नहीं कि गाड़ी आ रही नहीं आ रही, सब अपनी स्पीड में होते हैं। तो हमने एक ट्रैफिक लाइट का जो है वो लॉ पास किया। अब ट्रैफिक लाइट का लॉ पास कर दिया, लेकिन उसके बावजूद हमने फॉर एग्जांपल उसके साथ कोई पनिशमेंट अटैच नहीं की। जरूरत पड़ी एक्सीडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, ट्रैफिक लाइट का हमने लॉ रखा, अभी भी गाड़ियां कोलाइड हो रही हैं, रेड लाइट होती को रुकता ही नहीं है। रीजन क्या है कि हमने उसके साथ पनिशमेंट अटैच नहीं की। अब उसने गवर्नमेंट ने कहा यार ये तो गलती हो गई, हम इस लॉ में अमेंडमेंट करते हैं, चेंज करते हैं, और चेंज ये करते हैं कि हम इसमें फाइन्स, पेनल्टीज, जेल वगैरह वो सब चीजें अटैच करते हैं। तो जैसे ही ये हुआ तो वैसे ही इस चीज में कमी आना शुरू हो गई। लोगों को पता लग गया कि यार अब अगर रेड लाइट को हम क्रॉस करेंगे तो नाउ वी हैव टू पे द फाइन्स, वी विल बी पेनलाइज्ड, वी विल बी इम्प्रिजन्ड एज वेल। तो उस चीज को अब कंट्रोल कर लिया गया। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, अब लीगल सिस्टम की यहाँ पे बात करें या लॉ की बात करें, इसमें दो चीजें, दो एस्पेक्ट्स बड़े जरूरी हैं। द फ्रेमवर्क ऑफ सोशल कंट्रोल, सोशल कंट्रोल में दो बातें क्या थी, नंबर 1 इंडिविजुअल इंटरेक्शन है और सेकंड वन इज बिजनेस ऑपरेट है। ठीक है, कैन बी व्यूड हैविंग टू एस्पेक्ट्स। दो एस्पेक्ट्स कौन से हैं, पहला है फॉर्मल कंट्रोल और सेकंड क्या है जनाब, इनफॉर्मल कंट्रोल। फॉर्मल कंट्रोल के अंदर स्ट्रक्चर आएगा, फॉर्मल कंट्रोल के अंदर स्ट्रक्चर आएगा, किस तरीके से डीलिंग होगी, किस तरीके से डिस्प्यूट्स जो कि ऑफिशियल डिस्प्यूट्स हैं, ये गली मोहल्ले की लड़ाई झगड़े नहीं, जो ऑफिशियल डिस्प्यूट्स हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट की बेस पर, किसी बिजनेस की बेस पर, किसी डीलिंग की बेस पर, प्रॉपर्टी की केस के हवाले से, उन ऑफिशियल डिस्प्यूट्स को जो कि अराइज होंगे उसको हमने किस तरीके से रिजॉल्व करना है, और उसको एक वर्ड यूज होता है डिटरेंट का मतलब दूर रखना है, आइंदा उस चीज को होने से दूर रखना है। तो उसके लिए हमें कोई ना कोई पनिशमेंट भी अटैच करनी पड़ेगी। क्यों कर रहे हैं हम सब कुछ, ताकि एक जो सोशल ऑर्डर है, सोसाइटी हमारी, उसमें एक ठहराव आ सके, उसमें हम एक ऑर्डर लेकर आ सकें, पीस लेकर आ सकें। इनफॉर्मल में क्या होगा फिर जनाब, इनफॉर्मल का सारा ताल्लुक जो है ना वो आपके एथिक्स से होता है। ठीक है, इखलाक नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक है, इखलाकियात से जो चीज रिलेटेड है वो इनफॉर्मल मैकेनिज्म के ऊपर बात जाएगी। हैंडआउट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हैंडआउट में जो चीज लिखी हुई है दैट इज नंबर 1 लॉ क्या है जी, फॉर्मल कंट्रोल मैकेनिज्म है। व्हाई इट इज फॉर्मल, क्योंकि ये प्रॉपर ऑफिशियल चीज है। इट प्रोवाइड्स क्या, स्ट्रक्चर फॉर डीलिंग विद रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स दैट मे अराइज। फॉर्मल है, लॉ किस चीज से डील करता है, जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उनके साथ, as well as providing some deterrent to those wishing to disrupt social, हटाया जा सके, पीछे रखा जा सके, पनिशमेंट के जरिए किन लोगों को पीछे रखा जा सके, जो कि सोशल ऑर्डर को खराब करने की भी कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन ब्रेक्स द ट्रैफिक सिग्नल, वो क्रॉस कर देता है, तो उसको रोककर इतनी सारी गाड़ियों में से उस वाहिद बंदे को रोका गया, क्योंकि उस बंदे ने हरकत क्या की है, उस बंदे ने डिसरप्ट करने की कोशिश की है, खराब करने की कोशिश की है, हिलाने की कोशिश की है सोशल ऑर्डर को। एक अच्छी खासी ट्रैफिक चल रहा था, उस एक बंदे ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़कर एक जो डिस्ट्रप्शन दी, डिस्टर्बेंस क्रिएट की, उसको डिटरेंट किया जाएगा, उसको आइंदा उस चीज से रोका जाएगा, रोकने की कोशिश की जाएगी, एंड ही विल बी पनिश्ड समहाउ। इनफॉर्मल की बात करें, इनफॉर्मल मैकेनिज्म में दो चीजें याद रखिएगा जी, एक एथिकल हो गया और दूसरा मोरल गाइडेंस है। एथिकल इखलाकियात, ठीक है, कि कहीं ना कहीं देखिए एक लॉ तो है, दूसरे नंबर पे इखलाकियात की बात है। फॉर एग्जांपल कि जनाब मैं एक दफा इस्लामाबाद में था और मेरी रात की तकरीबन 3 बजे की फ्लाइट थी, तो हम कराची के हिले में, तो वहां पे जनाब मैं गया, मेरा कजन साथ था, तो हम लोग गाड़ी में ट्रेवल कर रहे थे, मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था वो, और रात के तकरीबन 1-1.5 बजे का टाइम था, और इस्लामाबाद वाले तो वैसे ही 8-10-8-9 बजे सो जाते हैं। बहरहाल तकरीबन 1-1.5 बजे का टाइम था, आई वाज ऑन द वे टू द एयरपोर्ट, और वो ट्रैफिक सिग्नल की राइट लाइट जो थी वहां पे वो 12 बजे के बाद थोड़ी सी येलो हुई थी, इसमें आप खुद आपको देखना होता है और आप देखकर चल रहे होते।
तो मैंने उसको देखा कि वो जो कजन था मेरा, वो गाड़ी उसने रोक दी थी उस सिग्नल के ऊपर। हालांकि येलो लाइट थी, इसमें वो स्पार्क कर रही होती है, ब्लिंक कर रही होती है, इसमें होता है कि जी आप यू लुक एट लुक योरसेल्फ, कि आप खुद देखें उसके बाद क्रॉस करें। तो मैंने उसको कहा यार लॉ तो है कि भाई ये ब्लिंक कर रही है तो ना जस्ट इधर तो देखो और चलो। उसने कहा कि हाँ भाई इखलाकी तौर पर ये आगे कुछ गाड़ियां हैं, इनको मैं कह रहा हूँ आप निकल जाओ, पहले ये निकल जाए तो उसके बाद फिर मैं क्रॉस कर लूंगा। लॉ क्या था? लॉ था जनाब कि येलो लाइट जब रात के 12 बजे अगर ब्लिंक कर दिया, फ्री सिग्नल कहलाता है, अगर फ्री सिग्नल कर दिया गया तो लुक योरसेल्फ, आप देखें और उसको क्रॉस करें। लेकिन उस मेरे कजन की इखलाकियात, मोरल गाइडेंस, उसके अब्बा जी सिखाया होगा उसको चीज कि जनाब आपने जो है ना इस चीज को थोड़ा सा ख्याल रखना है कि इवन इफ द लाइट इज ऑन ब्लिंकिंग साइड स्टिल लुक योरसेल्फ, कि आप खुद थोड़ा सा देखकर ठहराव के साथ फिर ही चीजों को आप लेके चलो। तो ये जो उसकी स्टेटमेंट थी कहीं ना कहीं इनफॉर्मल मैकेनिज्म था, क्योंकि फॉर्मल मैकेनिज्म ये था कि रेड लाइट पे रुको, अगर येलो लाइट ब्लिंकिंग पोजीशन में है तो लुक इधर उधर, लुक अराउंड एंड जस्ट गो। लेकिन उसने इनफॉर्मल मैकेनिज्म के ऊपर जाकर इखलाकियात को फॉलो करते हुए जो है वो अपना डिसीजन लिया था। ठीक है, अच्छा जी, अब ये इखलाकियात होती क्या है जी? इखलाकियात का मतलब ये होता है कि व्हाट सोसाइटी इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, व्हाट सोसाइटी इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। फॉर एग्जांपल अगर ग्रीन लाइट है, तो इखलाकियात की बात करें थोड़ी सी, अगर जब रेड लाइट होती है तभी रोड क्रॉस करना चाहिए। ये फर्ज करें कि इवन ग्रीन लाइट है एंड यू आर अलाउड टू मूव, लेकिन स्टिल एक माजूर सा शख्स या फॉर एग्जांपल कोई बुजुर्ग शख्स है, वो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इखलाकियात ये कहती हैं, आपकी जो सोसाइटी है वो ये नहीं कहती कि लॉ है ग्रीन पर चलो। फॉर्मल मैकेनिज्म ये है कि ग्रीन लाइट पे चलो, लेकिन इनफॉर्मेलिटी वहां पर इंक्लूड हो जाएगी और कहीं ना कहीं आपको अपनी एथिकल वैल्यूज, मोरल गाइडेंस को भी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है, फर्स्ट सेक्शन जो है, दैट इज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम। देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं बेटा, मैंने आपको भी आप एक्सप्लेन किया था कि आपके 22 चैप्टर्स हैं और 22 चैप्टर्स जो हैं वो एसीसी के सिलेबस के हिसाब से डिवाइड करें तो वो 8 सेक्शंस बनते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो क्लासेस करेंगे वो इंशाल्लाह सेक्शन वाइज करेंगे, चैप्टर से ज्यादा सेक्शन वाइज करेंगे। ठीक है, तो जो बुक का सीक्वेंस है वो भी हम कोशिश करेंगे कि जो इजी टू अंडरस्टैंड वाला सीक्वेंस है, कुछ टॉपिक्स आगे पीछे करने पड़ेंगे, इंशाल्लाह उसको लेके चलेंगे। कोर्स आपका इंशाल्लाह पूरा होगा, अच्छे से पूरा होगा और पेपर ऑलमोस्ट, क्योंकि पेपर जो पासिंग रेट है वो तमाम तक एसीसी के एग्जाम्स में हाईएस्ट पासिंग रेट जो है वो F4 का ही है और इंशाल्लाह यहाँ पे हम अच्छे से थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं इंशाल्लाह दे विल पास इन फ्लाइंग कलर्स एज वेल। अच्छा, लॉ की अगर आप एक दो डेफिनेशन मुझे और बता दो, ये तो बड़ी फॉर्मल सी डेफिनेशन होगी। ये आपके एक एग्जामिनर होते थे जो कि आप लोग का F4 का पेपर बनाया करते थे, डेविड कैली साहब। तो ये जो डेफिनेशन है कि लॉ इज अ फॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल, ये डेफिनेशन उन एग्जामिनर साहब ने दी थी। ठीक है, जो आपका पेपर एग्जाम F4 का पेपर बनाते थे। एक दो डेफिनेशन अगर आप लोग चैट बॉक्स में 1 मिनट में आप लोग कर लूं, इफ एनीवन वांट टू पार्टिसिपेट, एक दो खाली, ताकि फिर हम आगे नेक्स्ट पे जाएंगे। एनीवन? लॉ आपकी नजर में लॉ आसान वर्ड्स में बता दें, आई एम नॉट डिमांडिंग एनी सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन, गूगल बिल्कुल नहीं करिएगा। एनीवन? Law is a formal mechanism of social control. Law is a formal mechanism of social control. Anyone want to participate? Definition of law. आपकी नजर में law क्या है? Altamash, anything which gives people their right. Anything which gives people their right. Anyone else? Good one. Kind of rules a country follows. Kind of rules and regulations that a country follows. Good one. Next. कोई भी चीज जो गवर्नमेंट ने बनाई हो उसको फॉलो करना, कोई भी चीज जो गवर्नमेंट ने बनाई उसको फॉलो करना। गुड वन, ठीक है। समथिंग व्हिच प्रोवाइड्स रूल्स एंड रेगुलेशन, बिल्कुल ठीक है। सिस्टम ऑफ रूल्स, गुड वन। अच्छा यहाँ तक ठीक है, गुड वन, नाइस नाइस अटेम्प्ट भाई, सबकी बहुत अच्छा हो गया। मुझे एक क्वेश्चन और का आंसर दे दें, व्हाई लॉज आर मेड, व्हाई लॉज आर मेड, क्यों बना रहे हैं हम लॉज? वो मैंने आपको थोड़ा बता दी, जरूरत है, ये स्टिल मतलब लॉज बनाते हैं इतने सारे, कोई लाखों करोड़ों लॉज हैं दुनिया भर में, पाकिस्तान में लाखों हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान 1973, पाक स्टडीज जिसने पढ़ा उसको पता होगा कि आईने पाकिस्तान को फॉलो किया जाता है। व्हाई लॉज आर मेड, सिर्फ एक दो आंसर चाहिए मुझे जल्दी से बस। व्हाई लॉज आर मेड, क्या जरूरत है लॉ बनाने की? हमारी आसानी के लिए, हमारी आसानी के लिए जो हम लॉस बनाएंगे वो कुछ और ही होंगे।
हमारी मतलब सोसाइटी के आसानी के लिए, गुड वन, ठीक है। सोसाइटी कैन परफॉर्म बेटर इन एन ऑर्डरली मैनर टू प्रोटेक्ट द राइट्स, बिल्कुल ठीक है जी, राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, ठीक है, गुड वन, गुड वन, यू आर, आई एम हैप्पी दैट यू पीपल आर पार्टिसिपेटिंग, गुड वन, थैंक यू फॉर योर अटेम्प्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट वन, अब हम एक लाइन यहाँ पे पढ़, उसके बाद नेक्स्ट हाफ में जाएंगे। इंग्लिश लीगल सिस्टम क्या होता है जनाब? इंग्लिश लीगल सिस्टम, इंग्लिश अंग्रेज, अंग्रेजी से अंग्रेज, लीगल सिस्टम, सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिस्टम एक पूरे निजाम की बात कर रहे हैं। देखिए सिस्टम, केएनएस का सिस्टम है, कराची का सिस्टम है, पाकिस्तान का सिस्टम है, एक निजाम, जिसमें जो निजाम क्या है जनाब, वो निजाम मिलकर बनता है, उसमें डिफरेंट रूल्स, रेगुलेशंस, एथिक्स सब कुछ बीच में आ रहा होता है, सही। लेकिन यहाँ पे इस सिस्टम के साथ जब मैंने लीगल का वर्ड अटैच किया, अच्छा पहला वर्ड इंग्लिश, दूसरा वर्ड सिस्टम, तीसरा वर्ड लीगल लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, सही है। तो पहला इंग्लिश का वर्ड का तो सिंपल सा मीनिंग है जी कि हम क्योंकि एसीसीए कर रहे हैं, हम क्योंकि यूके की डिग्री कर रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम की डिग्री कर रहे हैं, तो F4 का हम कौन सा वेरिएंट पढ़ रहे हैं? इंग्लिश वेरिएंट पढ़ रहे हैं। F4 के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, लेकिन जो सबसे फेमसली नोन वेरिएंट्स हैं जनाब, वो एक आपके पास यूके इंग्लैंड इंग्लिश वेरिएंट है और दूसरा ग्लोबल वेरिएंट है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश वेरिएंट पढ़ रहे हैं, F4 इंग्लिश वेरिएंट पढ़ रहे हैं, सही। तो क्योंकि इंग्लिश वेरिएंट है तो हम इंग्लैंड की बातें कर रहे हैं, यूके की बातें कर रहे हैं, तो इसमें वर्ड इंग्लिश आ गया। सिस्टम एक पूरे निजाम की बात करेंगे। अब इंग्लैंड का तो सारे निजाम है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें, हेल्थ का निजाम है, ट्रांसपोर्ट का निजाम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हमने जो फोकस करना है वो किस पर करना है जी? हमारा सारा फोकस होगा किस पर? लीगल पर, कानून पर, कानून पर बातें होंगी सारी। तो इस कानून के अंदर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक ये लॉ बना कौन रहा है, दूसरा इस लॉ को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, ठीक है। लॉ बना कौन रहा है वो डिपेंड करता है कि आपके पास किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात हो रही है। यूके की बात करें, बात है क्योंकि प्राइम मिनिस्टरशिप है, प्राइम मिनिस्टर है, डेमोक्रेसी है, तो वहां पर पार्लियामेंट, अभी आगे चल के बताता हूं पार्लियामेंट क्या होती है, पार्लियामेंट लॉज बना रही है। लेकिन लॉज की मेकिंग का जो काम है वो पार्लियामेंट के पास है, लेकिन उन लॉज की इंप्लीमेंटेशन जो है जनाब वो कोर्ट्स करवाती है, वो कोर्ट्स करवाती है। पुलिस का क्या काम है फिर? पुलिस का काम सिर्फ इतना होता है कि जो लॉज हैं उनकी खिलाफ वर्जी करने वालों को पकड़ना, पहली बात उनको रोकना, ताकि इस तरह से निजाम क्रिएट किया जाए कि कोई लॉलेसनेस ना हो, कोई लॉ के खिलाफ ना जाए। लेकिन अगर कोई शख्स लॉ के अगेंस्ट जाता है तो फिर उसको पकड़कर कोर्ट में पेश करना, और कोर्ट का काम है कि उस लॉ को जो किसने बनाया, पार्लियामेंट ने बनाया, डेमोक्रेसी के अंदर पार्लियामेंट ने बनाया, पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट ही लॉज पाकिस्तान में बना रही होती है, तो उन लॉज को इंप्लीमेंट करना, उन लॉज की इंटरप्रिटेशन करना, तशरीह करना, डिस्क्राइब करना और उस शख्स के ऊपर उसकी क्राइम के हिसाब से इंप्लीमेंट करना, ये सारा काम किसका है जनाब? कोर्ट का काम है। तो हमने जब इंग्लिश लीगल सिस्टम के एसेंशियल्स पढ़ने तो ये सारी चीजें उसके अंदर काउंट हो रही होंगी। हम दो मेन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। वो दो मेन चीजें कौन कौन सी हैं? एक आपके पास सोर्स ऑफ लॉ है और दूसरा कोर्ट स्ट्रक्चर है। एक सोर्स ऑफ लॉ है और दूसरा कोर्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये दो लाइंस, एक मिनट दे रहा हूं आपको, इंग्लिश लीगल सिस्टम की दो लाइंस जल्दी से पढ़ ले जरा। आई एम वेटिंग, जस्ट रीड इट वंस। इंग्लिश लीगल सिस्टम की दो लाइंस लिखी हुई है हैंडआउट में, आपकी स्क्रीन पर आ रही होंगी, काइंडली रीड इट वंस। It is a system which operates with an objective to ensure that law is being followed in society such that the society operates in a smooth manner and right of peoples are protected. आप लोगों के पास जो इंग्लिश लीगल सिस्टम है जनाब, वो एक ऐसा सिस्टम है, उस सिस्टम का ऑब्जेक्टिव ये है कि इस बात को अश्योर किया जाए, इंश्योर किया जाए कि जो लॉज बनाए गए हैं वो फॉलो हो रहे हैं, और ये देखा जाए कि उन लॉज की वजह से जो सोसाइटी है वो स्मूथली मैनर में एक अच्छे से एक फ्लो में चल रही है और लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, लोगों के राइट्स महफूज हैं, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो जो इंग्लिश लीगल सिस्टम है, जो कोर्ट स्ट्रक्चर्स हैं, जो सोर्सेज ऑफ लॉज हैं, उन तमाम को बनाने का मकसद ये है कि नंबर वन क्या जी, इंग्लिश लीगल सिस्टम का नंबर वन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंश्योर करना। क्या इंश्योर करना? कि भाई तमाम लॉज जो बनाए गए वो फॉलो हो रहे हैं, स्मूथ मैनर में फॉलो हो रहे हैं,
क्यों? ताकि एक ऑर्डर रहे, एक पीस रहे मुल्क के अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि राइट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड और ग्रुप आर प्रोटेक्टेड। सही। अच्छा, अब जो लॉज हैं उन लॉज की कुछ टाइप्स हैं। नंबर 1 इज कॉमन लॉ एंड इक्विटी, नंबर 2 इज स्टैट्यूटरी लॉ, नंबर 3 इज प्राइवेट लॉ एंड पब्लिक लॉ, एंड नंबर 4 इज क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। ठीक है जी, तो ये कुछ 4 टाइप्स ऑफ लॉज हैं। रिपीट करें मेरे साथ। नंबर 1 कॉमन लॉज एंड इक्विटी, नंबर 2 स्टैट्यूटरी लॉ है, प्राइवेट लॉ एंड पब्लिक लॉ, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। फिंगर टिप्स पे चीजें आनी चाहिए। अच्छा जी, स्टार्टिंग विद कॉमन लॉ। देखिए, सबसे पहली चीज, पाकिस्तान आजाद हुआ था जनाब 1947 में, और अब हम ऑलमोस्ट 73 इयर्स के हो गए। तो जब पाकिस्तान बना, जाहिर सी बात है उसके बाद ही पाकिस्तान के लॉज बनना शुरू हुए थे। तो इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड का जो ये पूरा लीगल सिस्टम का स्ट्रक्चर, हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान का निजाम अच्छा नहीं है, कोर्ट का सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, अमेरिका को देखें कितना बेहतरीन है, इंग्लैंड को देखें कितना अच्छा है, वहां पे सिस्टम कितना अच्छा है। तो बेटा जी, ये सिस्टम्स रातों रात डेवलप नहीं होते हैं, इन सिस्टम्स को बनने में, डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है। ये जो ऑर्डर आपको इंग्लैंड में, यूरोप के बाकी ममालिक में नजर आता है, खासतौर पर इंग्लैंड की बात करें तो उस ऑर्डर का जो सिस्टम जनरेट किया गया वो बहुत टाइम लगा, उसको अच्छा खासा टाइम लगा। कैन यू इमेजिन कि कितना टाइम हो सकता है? जैसे पाकिस्तान के लॉस 1947 से बनना शुरू हुए, इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 73 इयर्स। इंग्लैंड के लॉस की बात करें तो इंग्लैंड में जो आज इतना तगड़ा कानून है, इतने सिस्टम बड़े बेहतरीन है, लोगों ने चीजों को इंप्रूव कर करके, एक चीज बनी, इंप्रूव कर करके आज एक बहुत शानदार शक्ल तक पहुंच चुके हैं। तो कितना टाइम लगा होगा इंग्लैंड को? अंदाजन 1-2 फिगर्स चैट बॉक्स में, 1-2 फिगर्स, तुक्के मारे, मुसलमानों तुक्के मारो, 1-2 चैट बॉक्स में आंसर चाहिए, तुक्के मारे, शाबाश। बाइक मेरे पास है नहीं, वरना वो दे देता मैं। 1-2 चैट बॉक्स में तुक्के मारे कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश सिस्टम कितनी पुरानी है। 300 to 400 years, 100 years, यानी पाकिस्तान को बने 73 years। गरीबों, कोई दिमाग लगाओ, मुसलमानों तुक्के मारने को सही वाले तुक्के मारो। पाकिस्तान को बने हुए 73 साल हो गए, इंग्लैंड को बने हुए 100 साल हुए खाली। ये कौन है हमारे भाई? यार नाम नहीं ले रहा मैं, छोड़े भाई। 1857 से तो इंग्लैंड यहाँ पर काबिज है। वो जो हमारे ताजिर बन के आए थे और हम पे हुक्मरान बन के मुसल्लत हो गए, अच्छा अभी 400 हो गए, 100 400 हो गया, सही है। थोड़ा सा और बढ़ाएं, शाबाश। ये 100 वाला बड़ा अच्छा आंसर था वैसे भाई, जिसने भी दिया है बेटा पीएसटी पहले पढ़ लो, F4 बाद में पढ़ लेना। एक थोड़ा और बढ़ाए, 400 तक हम पहुंच चुके, थोड़ा सा ग्राफ और बढ़ाए। इंग्लैंड की बात हो रही भाई, पाकिस्तान 73, बरसरी हिंदुस्तान, कंबाइंड हिंदुस्तान 1857 में इंग्लैंड ने कब्जा कर लिया था। थोड़ा पीएसटी का नॉलेज होना चाहिए। एक आंसर और, 400 ईयर्स हो गए। चलो जनाब, इट स्टार्टेड 1066, it started in 1066, आज से ठीक 964 इयर्स पहले, उर्तुगल से भी पहले, उर्तुगल भी 1290 के करीब का बंदा हो, उर्तुगल साहब से भी पहले। तो इंग्लैंड की जो लॉ की सिस्टम की हिस्ट्री, आज जो आपको एक शानदार लीगल सिस्टम नजर आता है इंग्लैंड का, वो बनना स्टार्ट हुआ था फ्रॉम 1066, आज से 964 साल पहले। ह्यूज एरा, ठीक है। तो जनाब, सबसे पहले वहां पे होता क्या था, मतलब जो आज आपको स्ट्रक्चर नजर आता है, स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं था। स्टार्टिंग विद कॉमन लॉ की बात करते हैं। कॉमन लॉ और इक्विटी है, इन दो में से मैं पहले कॉमन लॉ को थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ। देखिए, कॉमन लॉ में ये होता था कि पहली चीज तो ये कि बादशाह निजाम था, बादशाह साहब हुक्मरान थे। आज भी वहां पे बादशाह थी, एक क्वीन, हमारी जो एवरग्रीन क्वीन है वो वहां पर आज भी मुसल्लत है, लेकिन उनकी पावर्स बहुत लिमिटेड हो गई हैं एज कंपेयर्ड व्हिच वाज इन द पास्ट। तो एक बादशाह साहब थे विलियम, इंग्लैंड के 1066 के अंदर एक बादशाह सलामत थे विलियम नाम के। और क्योंकि तब तो कोई इतना निजाम था नहीं, ना कोई वीडियो कॉलिंग, ना ही कोई मोबाइल फोन, इवन जो नॉर्मल हमारा पीटीसीएल वाला फोन होता वो भी अवेलेबल नहीं था। तो ये फिर करते क्या थे, होता ये था कि जनाब आपके पास जो है वो बादशाह सलामत ने क्या किया हुआ था,
बादशाह सलामत ने अपने मुख्तलिफ जजेस को, सबसे पहले उस मुख्तलिफ जजेस को उसने क्या किया, बादशाह सलामत ने बताया जी कि मैं ये चाहता हूं, उसने अपनी गाइडलाइंस बता दी, अपनी गाइडलाइंस बता दी कि जी मेरे मुताबिक ये तमाम निजाम मुल्क में होना चाहिए, ठीक है, ये रूल्स रेगुलेशन, एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स दे दिए कि जी मेरे हिसाब से ये लॉज होने चाहिए, या ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिसके मुताबिक मेरा मुल्क, मेरी सल्तनत चलनी चाहिए। नाम याद रखिएगा बादशाह सलामत का, विलियम नाम का बादशाह सलामत, ठीक है। 1066 की बात स्टार्ट करें तो हुआ ये कि बादशाह सलामत ने अपने मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो है वो लोगों को, अपने जजेस को भेजा, वो जजेस वहां पर जाकर डिफरेंट जगहों पर जाकर जो है वो लोगों के मसले सुनते थे और फिर रूल बेस करके, रूल बेसिस के ऊपर अपने डिसीजन सुना देते थे, ठीक है, और फिर उस डिसीजन को कॉपी कर लेते थे, लिख लेते थे, रिकॉर्ड कर लेते थे। तो उसके बाद क्या होता था, उसके बाद ये होता था कि ये सारे जजेस लंदन में वापस आते थे, ये सारे जजेस लंदन में वापस आते थे, और लंदन में एक बादशाह सलामत ने, विलियम साहब ने एक जगह नॉमिनेट की हुई थी जिसका नाम था वेस्टमिंस्टर हाउस। वेस्टमिंस्टर हाउस आज भी मौजूद है, और आज भी जितनी भी वहां पे मिनिस्टर्स की मीटिंग्स होती है वो उस वेस्टमिंस्टर हाउस में ही हो रही होती हैं। तो इन बादशाह सलामत ने वहां पे एक पूरा हाउस रखा हुआ था, वेस्टमिंस्टर हाउस। ये तमाम जजेस जो कि बादशाह के रूल्स को प्रिवेल करने के लिए, पीस, सल्तनत में पीस रखने के लिए, ऑर्डर रखने के लिए डिफरेंट जगहों पर जाते थे, और डिफरेंट जगहों पर जाकर वहां पे डिफरेंट केसेस को देखकर अपनी नॉलेज के हिसाब से, बादशाह की बताई हुई गाइडलाइन प्रिंसिपल्स के हिसाब से क्या करते थे जी, डिस्प्यूट्स को सुनकर अपना डिसीजन देते थे, और वो डिसीजन जो है वो अपने पास रिकॉर्ड कर लेते थे। उसके बाद ये लोग कुछ अरसे के बाद, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद वापस आते थे, कहां पर, अपने लंदन के अंदर वेस्टमिंस्टर हाउस में, और फिर जितने भी जजेस थे वो सब आपस में बैठकर अपने जो डिसीजंस होते थे, जो उन्होंने फैसले सुनाए होते थे, जो मसले होते थे, उन मसलों में जो पॉइंट्स आए होते थे, उन पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस करते थे, आपस में डिस्कस करते थे। तो तकरीबन जब ये चीज चल पड़ी, अच्छा खासा हो गया, टाइम गुजर गया, तो उसके बाद ये जो डिसीजंस थे, फॉर एग्जांपल एक जज ने मैनचेस्टर के अंदर एक डिसीजन दिया, एक और जज ने तकरीबन वैसा ही मिलता जुलता कोई केस बर्मिंघम में उसने उसका डिसीजन दिया। तो ये लोग वापस आए, वापस आके अपने डिस्प्यूट्स को देखा कि जी हमारे पास क्या मसला सामने आया, हमने क्या फैसला दिया, उन तमाम फैसलों को मसाइल की रोशनी में, बादशाह की बताई हुई गाइडलाइंस की रोशनी के अंदर, और उन रूल्स के तहत जो इन्होंने बनाए हुए थे, क्या किया जी, इन्होंने एक बुक बनाई, उस बुक का नाम रखा कॉमन लॉ। उस बुक के अंदर जो डिसीजंस दिए होते थे किसी पॉइंट के ऊपर, किसी डिस्प्यूट के ऊपर, उसमें जो बेस्ट ऑप्शन उनको लगता था आफ्टर डिस्कशन, जो समझते थे कि ये बेस्ट कॉमन आंसर है जो कि सब पे एप्लीकेबल हुआ करेगा, तो वो उस बुक में वो लिखते चले गए, जिससे एक बुक लॉ की फॉर्म होना शुरू होगी, एंड दैट बुक वाज नोन एज कॉमन लॉ। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर दो चार चीजें हम देख लेते हैं, हैंडआउट के हिसाब से चलते हैं। अर्लीस्ट एलिमेंट ऑफ द इंग्लिश लीगल सिस्टम इज कॉमन लॉ। नंबर 1 जो बिल्कुल स्टार्टिंग है वो कॉमन लॉ कहलाता है। इट इज अ सिस्टम ऑफ रिजिड रूल्स। कॉमन लॉ की सबसे बड़ी खराबी ये थी कि इट वाज ओनली रूल बेस्ड, इट वाज ओनली रूल बेस्ड। जैसे क्या मतलब है, एक एग्जांपल सुन ले रूल बेस्ड की। फॉर एग्जांपल, कत्ल करना रूल बना था जी कि जो भी शख्स किसी दूसरे शख्स को मारेगा, कत्ल करेगा, तो जनाब उसको जो है वो हमने 10 साल की कैद करनी है। रूल बना दिया कि अगर किसी भी शख्स ने किसी दूसरे शख्स को कत्ल किया तो जनाब हम ये रूल बना रहे हैं कि उसको हमने 10 साल तक कैद करना है। अब दो केसेस आए। केस 1 ये था कि एक शख्स ने अटैक करके किसी के साथ दुश्मनी निकाली और उस शख्स को कत्ल कर दिया। रूल के मुताबिक क्योंकि इसने कत्ल किया तो इसको आप डालो जेल में 10 साल के लिए। दूसरे केस के अंदर एक शख्स ने अटैक किया और दूसरे शख्स ने अपने डिफेंस में, अपने आप को बचाते हुए किसी वजह से उसको कत्ल कर दिया। डिफेंस में उस शख्स को, उसका कत्ल हो गया। अब रूल के मुताबिक इस डिफेंस में जिस बंदे ने अपने डिफेंस में, अपने बचाव में जिस शख्स को मारा, उसको भी 10 साल के लिए डाल दिया। अब देखिए फर्क है ना, दोनों की कहानी में फर्क है। पहले बंदे ने दानिस्ता इंटेंशन से सामने वाले को मारने की गर्ज से उसको अटैक करके मारा, जबकि दूसरे वाले ने अपने डिफेंस में, अपने आप के बचाव के लिए उसने वहां पे कत्ल किया। तो इन दोनों की इंटेंशन अलग है। पर कॉमन लॉ की खराबी ये थी, कमी ये थी कॉमन लॉ की कि जनाब वो सिर्फ और सिर्फ रूल बेस्ड चलते थे कि रूल ये है कि अगर कोई किसी को मारेगा तो उसको 10 साल की इंप्रिजनमेंट मिलेगी। अच्छा जी, लेट डाउन बाय द रॉयल कोर्ट्स, एप्लीकेशन ऑफ लॉ वाज बाय जजेस,
अप्लाई कौन कर रहा है लॉस? जजेस, जो कि पूरे मुल्क में घूम रहे हैं एज पर, ताकि वो बादशाहनामत की जो अहकामात है उनको प्रॉपर्ली अप्लाई कर सकें. The judges actually made the law by amalgamating local customary laws into one law of the land. क्या कर रहे थे जज? जो कल्चर था इंग्लैंड का उसको जमा करते जाते थे, उसकी बेस पर अपना डिसीजन देते थे और एक कानून बनाते जाते थे जिसका नाम लॉ ऑफ लैंड था. ये हमारी सरजमीन का कानून है. अब ये सुने, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है. मसला क्या था कॉमन लॉ के अंदर? रेमेडीज अंडर कॉमन लॉ आर मॉनेटरी एंड आर नोन एज डैमेजेस. क्या था जी इसके अंदर? इसके अंदर ये था कि आपके पास जो है, अच्छा बेटा टाइम शेड्यूल थोड़ा सा, आई थिंक आई हैव लेस देन 2 मिनट्स. हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर रहे हैं. कॉमन लॉ इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में दोबारा स्टार्ट करेंगे. हम इसको टाइप्स ऑफ लॉ तक रखते हैं. टाइप्स ऑफ लॉ पे स्टॉप करें. यहाँ पर 1-2 मिनट मेरे पास क्लास में है, वेबिनार एंड हो जाएगा. तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है जल्दी से पूछ लें ताकि मैं उसका आंसर कर दूं. होपफुली चीजें क्लियर हैं. अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ लें. टिल टाइप्स ऑफ लॉ नेक्स्ट क्लास जो होगी वो इंशाल्लाह हम आपके पास, अमलगमेशन मींस कंबाइन करना कल्चर्स को डिफरेंट डिस्प्यूट्स में कंबाइन करके एक जगह लॉ को इकट्ठा किया और उसको लॉ ऑफ लैंड का नाम दिया था. नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारी मंडे को है. नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारी मंडे को है जनाब. मंडे को इंशाल्लाह एट 12 और ग्रुप बन जाएगा. जो लोग पार्टिसिपेंट्स हैं ग्रुप बन जाएगा और ग्रुप को इंशाल्लाह हम जो है वो मैसेज भी कर देंगे. कितने मिनट्स कितने बाकी? अच्छा क्वेश्चन है जी, so where did the law come from? देखिए लॉज की बात है जब इंसान बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर चले जाओ. जब एक हम वी ह्यूमन बीइंग्स वर लिविंग एज एनिमल्स, तो हमने जब देखा कि चीजों को थोड़ा सा बेटर करना है, चीजों को अच्छा करना है, चीजों को अपनी सोसाइटी को थोड़ा सा अपग्रेड करना है, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड्स को बेहतर करना है, लोगों का आपस में बिहेवियर, इंडिविजुअल का इंटरेक्शन अच्छा करना है, बिजनेस बीच में आ रहा है, तो जैसे जैसे जिस चीज की जरूरत पड़ती गई वैसे वैसे उसके लॉज बनाते गए. एक जब स्टेट बीच में आई, एक हुक्मरानी बीच में आई, लोग जमीनों पे डिफरेंट लोगों के कब्जे शुरू हुए और फिर जब बादशाह उस वक्त होते थे तो उन लोगों ने जब अपना एक लॉज बनाने शुरू किए. उसका रीजन क्या होता था कि जब जरूरत पड़ती थी, जैसे फॉर एग्जांपल आज जो ट्रैफिक लाइट का ट्रैफिक सिग्नल पे रुकने का लॉ है, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं होगा क्योंकि तब के जमाने में गाड़ी नहीं थी, रोड्स नहीं थे, घोड़े होते थे. तो घोड़ों के लिए जाहिर सी बात है वो ट्रैफिक सिग्नल की नीड नहीं थी. तो जैसे जैसे नीड बनती गई, साइबर क्राइम का जो लॉज है जो अब जाके पाकिस्तान में बन रहे हैं, जो टेररिज्म के लॉज आपके पाकिस्तान में बिफोर 2001 ऐसे कोई लॉज थे नहीं. मनी लॉन्ड्रिंग के जो लॉज हैं जिसमें नवाज शरीफ साहब के भी केसेस वगैरह हैं, तो वो लॉज भी जो है वो जब ये मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत ज्यादा इश्यूज शुरू हो गए उसके बाद ये लॉज बनना शुरू हो गए थे. लेकिन स्टार्टिंग जब हम आप ये समझ लो कि अगर इसको हम थ्योरेटिकल बात करें तो जब इंसान अपनी लाइफ को सिविलाइज फॉर्म में लेकर आ रहा था, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब वहां पे स्टेट्स में डिवाइड हो, हुकूमतें बन रही थी, गवर्नमेंट बन रही थी, हुकूमतें बन रही थी, तब लॉ को यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया ताकि उस मुल्क में उस बादशाह के हुक्म के मुताबिक ही जो है वो चीजें चले वहां पर. एनी मोर क्वेश्चन? विलियम नाम था उसका फुल फॉर्म एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं, फिलहाल विलियम नाम था उसका. सिलेबस, पेपर स्ट्रक्चर, व्हाट इज लॉ, व्हाई लॉज आर मेड, टाइप्स ऑफ लॉ के ऊपर हमने बात नहीं की. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लॉज को थोड़ा और मजीद डिस्कस करते हैं. ठीक है जी, थैंक यू सो मच. अगर कोई क्वेश्चन नहीं है मैं एंड इट. वी विल बी मीटिंग ऑन मंडे एट 12. आपका ग्रुप बन जाएगा और ग्रुप के अंदर आपको मैसेज इंशाल्लाह प्रोवाइड हो जाएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.